हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमपी स्टडी ग्रुप फॉर मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश। जो आज की जो क्लास होने वाली है वो आपके लिए एक अनाउंसमेंट है और इसी के साथ फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस भी है। तो हम फिजिक्स के 1000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ करने शुरू करने वाले 1000 इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और उसमें पूरी फिजिक्स का एक तरह से निचोड़ होगा, ठीक है। और ये एयरफोर्स अक्स ग्रुप के लिए है और नेवी आपकी एसएसआर और डब्ल्यू के लिए है। आप इसको एनडीए के लिए भी थोड़ा यूज़फुल देख सकते हो, लेकिन एनडीए के लिए क्या है कि फ़िज़िक्स आपकी इस लेवल की नहीं आती है। एनडीए में जो मतलब एयरफोर्स यानी 11-12 का पोर्शन इतना नहीं आता है फ़िज़िक्स में, क्योंकि एयरफोर्स में तो 25 क्वेश्चन फ़िज़िक्स के ही आते हैं और इसी प्रकार नेवी में भी 25 क्वेश्चन लगभग फ़िज़िक्स के आते हैं। तो उसको देखते हुए हमने फ़िज़िक्स के 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ किया, तो उसका फर्स्ट लेक्चर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपन स्टार्ट कर देते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो आपको पता है पी बराबर क्या होता है? पी बराबर होता है वी आई। वी आई इसमें कुछ दिख रहा है आपको? जी नहीं दिख रहा। आपको इसमें आई भी नहीं दिख रहा है, आपको इसमें आई नहीं दिख रहा, आपको वी भी दिख रहा है ज़्यादातर, ठीक है। वी भी दिख रहा है हर में। तो आपको वी के रूप में करना, तो ओम का नियम पता है, वी बराबर क्या होता है? आई आर होता है। तो आई की जगह आप वी बटा आर लिख सकते हैं। तो यदि मैं आई की जगह वी बटा आर लिखूंगा तो वी इंटू वी बटा आर, तो वी स्क्वायर बटा आर होगा, वी स्क्वायर बटा आर होगा। तो परिपथ की शक्ति क्या होगी? वी स्क्वायर बटा आर। अब निम्न में से कौन सा विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है? तो आप उसी से देखोगे, P बराबर वी आई से देखोगे, वाट तो होता है एम्पियर इंटू वोल्ट। वी आई P बराबर वी आई, तो एम्पियर इंटू वोल्ट भी होता है, बिल्कुल सही है। एम्पियर स्क्वायर अपॉन ओम होता है। चलो तो देख लेते हैं। तो वी स्क्वायर बाई आर फॉर्मूला होता है। तो एम पी जो आपका इसमें आएगा, जो सी ऑप्शन है ना वो गलत है, इसमें डी ऑप्शन सही है। एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम होता है, एम्पियर स्क्वायर बटा ओम नहीं होता है। तो आप इन दोनों में देखो, देखते हैं, आपको पता चल जाना चाहिए कि इन दोनों में से आंसर आएगा, क्योंकि एक के तो बटा में ओम है और एक के गुणा में ओम है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसमें इनकरेक्ट होगा और बाकी आप और चेक कर लीजिएगा। आगे आता है, किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है। तो प्रतिरोध होता है ना, प्रतिरोध के कारण आपको पता है कि प्रतिरोध इस प्रकार से डिनोट करते हैं अपन। तो प्रतिरोध के कारण जो यहाँ पे ऊष्मा उत्पन्न होती है इस प्रतिरोध तार में, तो ये विद्युत ऊर्जा को किस में चेंज कर देता है? ऊष्मा में चेंज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, थोड़ा कटा हुआ क्वेश्चन, तो कोऑपरेट कीजिएगा। इसमें किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है। तो वही क्वेश्चन है ये, इसमें प्रतिरोध ही आंसर आएगा। विद्युत हीटर जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह है। तो विद्युत हीटर में आपको पता है टंगस्टन या नाइक्रोम में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो नाइक्रोम के तार का प्रयोग किया जाता है। विद्युत ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो विद्युत ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है आपका वाट। एक यूनिट किसके तुल्य होती है? तो एक यूनिट होती है 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल के। आप इसको याद कर लीजिए, एक यूनिट होती है 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल के, ठीक है। अब आगे इसमें आता है कि किसी निश्चित समय किसी निश्चित प्रतिरोध वाले चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा धारा के, तो आपको पता है क्या होता है? एक फॉर्मूला मैं आपको बता दूं। इसमें जो ऊष्मा होती है एच होती है आई स्क्वायर आर टी होता है। तो इसमें धारा की क्या होती है? समानुपाती होती है, या वर्ग नहीं, वर्ग के समानुपाती ऑप्शन आ रहा है तो आपको वर्ग के समानुपाती वाला ही करना है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या है, वर्ग के समानुपाती। तो आई के वर्ग के समानुपाती होती है। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। तो विद्युत बल्ब का तंतु किससे बना होता है? टंगस्टन से बना होता है। और अभी जो लास्ट क्वेश्चन हमने देखा था, नाइक्रोम वाला देखा था, नाइक्रोम किसके लिए होता है? हीटर में तो आता है आपका नाइक्रोम और बल्ब में आता है आपका टंगस्टन, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें वही क्वेश्चन आ गए फिर से। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, धात्विक चालकों का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है। इस प्रकार के दो क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दो क्वेश्चन कौन से होते हैं? पहले धात्विक चालकों का देखते हैं। तो जब धात्विक चालकों का टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होगा? वो भी इंक्रीज होगा। लेकिन यदि आप अर्धचालक की बात करें ना, कोई यहाँ पे अर्धचालक, तो अर्धचालक के रूप में अगर क्वेश्चन पूछे तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस होगा, प्रतिरोध होगा, वो डिक्रीज होगा। तो इन दोनों में ये डिफरेंस होता है। बाकी विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट आपने बता दिया है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसमें फ्लेमिंग नहीं आएगा, फेराडे नहीं आएगा, एम्पेयर नहीं आएगा, ओरेस्टेड आएगा। ओरेस्टेड ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी।
ठीक है, इसमें आपको डाउट हो सकता है लेकिन याद कर लीजिए। एक गतिमान स्वतंत्र आवेश उत्पन्न करता है, तो गतिमान स्वतंत्र आवेश क्या उत्पन्न करता है? गतिमान स्वतंत्र आवेश विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। लेकिन एक स्थिर आवेश क्या करता है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्थिर आवेश होता है वो केवल जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, तो स्थिर आवेश तो विद्युत क्षेत्र और गतिशील आवेश चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अब है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का परिवर्तित रहता है, चाल और गतिज ऊर्जा दोनों परिवर्तित रहते हैं इसमें। आगे आता है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण वही चाल एवं गतिज ऊर्जा दोनों। लोरेंज बल की दिशा ज्ञात करने के लिए, तो लोरेंज बल की आपको बल की दिशा ज्ञात करने के लिए आपको पता है कौन सा रूल आता है? फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम का उपयोग किया जाता है। अब आता है एक इलेक्ट्रॉन पूर्व की ओर गतिशील है और चुंबकीय क्षेत्र उत्तर दिशा में कार्यरत है, तो आपको इलेक्ट्रॉन के बल की दिशा बतानी है। तो इसमें आप फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम जो यहाँ पे लोरेंज बल की दिशा ज्ञात करने के लिए आप फ्लेमिंग का यहाँ पे वाम हस्त नियम ये लगा सकते हो, बाएं हाथ का नियम। तो बल की दिशा ज्ञात करने के लिए बाएं हाथ का नियम लगाओगे तो ये आएगा। इसमें तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र मध्यमा धारा और अंगूठा बल की दिशा को प्रदर्शित करता है, तो आप उस हिसाब से इसमें रखोगे ना लंबवत, तब आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, एक आवेशित कण v वेग से b चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है, तो इसका इसमें अधिकतम बल पूछा है, तो अधिकतम बल की किस स्थिति में होगा? तो आपको पता है F बराबर क्या होता है? क्यू वी बी साइन थीटा। अब साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, और 1 मैक्सिमम वैल्यू कब होती है? जब 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री पे मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो v और b यदि परपेंडिकुलर होते हैं तब क्या होगा? इसका मैक्सिमम वैल्यू आएगा। आगे क्वेश्चन आता है, इसमें व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग होता है केवल उच्च प्रतिरोध के मापन में, निम्न प्रतिरोध के मापन में यानी अल्प प्रतिरोध के और दोनों के मापन में, और विभवांतर के मापन में। तो डी ऑप्शन तो इसमें वैसे इनकरेक्ट हो जाता है और इसमें सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन एयरफोर्स में आया हुआ, इसमें क्या है कि उच्च एवं अल्प दोनों प्रतिरोध के रूप में जो आपको व्हीटस्टोन सेतु उसका काम में लिया जा सकता है। अब आता है व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग किया जाता है विद्युत वाहक बल के मापन में, धारा के मापन में, प्रतिरोध के मापन में, तो इसमें डी आएगा। सीधी सी बात है, इसमें विद्युत जो आपका ये आएगा। इसके साथ ही विद्युत वाहक बल की विमा क्या होती है? तो आपको पता है विद्युत वाहक बल E बराबर क्या होता है? W/Q होता है। ठीक है, अब W/Q के हिसाब से करोगे तो आप विमा निकालने के लिए W बराबर Fs होता है, तो m1L1T-2 इंटू S, मतलब m1L2T-2/IT यानी A। तो अगर आप इसमें देखोगे ना तो A ऊपर जाएगा और T ऊपर जाएगा, तो m1L2T-3 A-1 आएगा। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाता है, क्योंकि E बराबर क्या होता है? W/Q होता है। आगे क्वेश्चन आता है, विभवांतर मापा जाता है, तो विभवांतर किस में मापा जाता है? वोल्ट में मापा जाता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध सेल के इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी क्या होता है? क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, समानुपाती नहीं अनुक्रमानुपाती होता है, समानुपाती और अनुक्रमानुपाती में अंतर होता है। एक सेल का विद्युत वाहक बल E वोल्ट है, जब इसे लघुपतित कर देते हैं तो टर्मिनल वोल्टेज हो जाता है 0 हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक सेल का विद्युत वाहक बल E वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध R ओम है, इसे R ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ने पर टर्मिनल विभवांतर होगा, तो इसमें E/2 होगा। जब सेम आप आंतरिक प्रतिरोध को जोड़ते हो ना इसमें बाह्य प्रतिरोध में, तब क्या हो जाता है? E/2 हो जाता है। इसका आंसर याद कर लीजिए, ऐसा क्वेश्चन आता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रतिरोध का विमीय सूत्र होता है, तो आपको इसमें साफ दिख रहा होगा विमीय सूत्र क्या होता है प्रतिरोध का? m1L2T-3 A-2, इसको आप याद कर लीजिए, m1L2T-2 A-3 A-2 सॉरी T-3 होता है। क्या होता है एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, m1L2T-3 A-2। ठीक है, यानी MLTA 1232 और आगे के 2 माइनस में होते हैं। फिर यदि आपको प्रतिरोध का पता चल जाएगा तो आप प्रतिरोधकता, विशिष्ट चालकता सबका निकाल सकते हो। आता है प्रतिरोधकता चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन का घनत्व, प्रतिरोधकता चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन के घनत्व का होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, अपसरित यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। और ओम मीटर मात्रक होता है, तो ओम मीटर आपको पता है कि इसका होता है आपको पता है R बराबर क्या होता है? ρL/A होता है। और यदि इसका ओम होता है और L/A 1 मीटर होता है, तो ओम इंटू मीटर क्या इसका होता है? रो का होता है, यानी प्रतिरोध का होता है, प्रतिरोधकता का होता है। तो इसमें सी ऑप्शन आएगा। इसके बाद में सीमेंस मात्रक होता है, तो सीमेंस होता है विद्युत चालकत्व का मात्रक होता है। सीमेंस बेसिकली क्या होता है? महो होता है, यानी ओम इनवर्स होता है। सीमेंस होता है ओम इनवर्स यानी महो, तो इसमें विद्युत चालकता आएगा।
वैद्युत चालकत्व है, ए ऑप्शन है वैद्युत चालकत्व आएगा, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। जब अर्धचालकों के त्रिसंयोजी एवं पंचसंयोजी अपद्रव्य मतलब कोई भी इम्प्योरिटी मिलाई जाती है ना अर्धचालकों में, तो उसमें पूछा है कि प्रतिरोध क्या होता है। तो आपको पता है कि जब भी अर्धचालकों में अगर आप ये मिला देते हो तो उसका प्रतिरोध होता है वो घट जाता है, यानी उसमें जो धारा होती है वो इंक्रीज हो जाती है। वायु में नमी बढ़ने पर उसका प्रतिरोध, तो आपको तब नमी बढ़ेगी तब उसमें क्या होगी, करंट का फ्लो होगा ना वो ज़्यादा होगा, क्योंकि नमी वाले क्षेत्रों में आपको पता है कि वहाँ पे करंट ज़्यादा फैलता है, तो करंट ज़्यादा फैलेगा मतलब प्रतिरोध घट जाएगा, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, आ गया था निम्न में अदिश राशि है, तो अदिश राशि निम्न में से कौन सी है, विद्युत धारा है, धारा घनत्व, अनुगमन वेग सभी। तो धारा घनत्व तो होता है I/A, ये तो नहीं है, और अनुगमन वेग भी नहीं है, इसमें विद्युत धारा होती है ना वो हमेशा अदिश राशि होती है। बेसिकली इसमें धारा तो होती है लेकिन ये अदिश राशि फिर भी माने जाते हैं। धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रा का अभिमन्यु होता है, I/A होता है, तो एम्पीयर/मीटर स्क्वायर रहेगा। अब आता कुलाम इंटू सेकेंड इनवर्स निम्न में से किसके नाम से जाना जाता है, तो फिर कुलाम इंटू मीटर इनवर्स हाँ, तो कुलाम अपॉन सेकेंड इनवर्स है इसमें, तो कुलाम क्या है क्यू, और सेकेंड इनवर्स क्या है टी। तो क्यू अपॉन टी क्या होता है, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है, तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट होगा। एक चालक में प्रवाहित धारा का मान स्थिर हो तो घनत्व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की त्रिज्या के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्योंकि धारा घनत्व क्या होता है क्यू बराबर धारा घनत्व क्या होता है वो होता है I/A, और ए में क्या आता है πr² आता है, तो आर के क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती हो गया। वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती बोलता तो हम वो ऑप्शन टिक करते, लेकिन अगर इसमें इतना ही दिया गया तो यही आएगा। घनत्व अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की त्रिज्या का होता है वही आ जाता है इसमें, वही क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा संबंध से, तो आपको तो आई बराबर क्या होता है NEVD NVA, और जो नीचे वाला मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ NEVDA, तो I बराबर होता है NEVDA, तो अब इसमें VD बराबर क्या होगा N/AE। ठीक है, ये आ जाएगा NEVDA। ठीक है, इस ऑप्शन से हो जाएगा, तो क्या है कि फिर से लिख देता हूँ मैं एक बार फॉर्मूला, I बराबर होता है NEVDA। उसके बाद में आता है अनुगमन वेग की कोटि होती है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड की कोटि होती है। चुंबकीय क्षेत्र है उसमें बी का मान बढ़ने पर धारामापी की स्वीकार्यता होती है, वो होती है घटती है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, अनंत नहीं होता है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा धारा को भेजना चाहेगा, तो प्रतिरोध क्या होगा, जीरो होगा, जीरो के लगभग। आदर्श वोल्टमीटर का अनंत होता है, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा धारा को रोक के उसमें देखेगा कि किस प्रकार से मतलब आपकी धारा कितनी बह रही है। तो हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक द्विध्रुव के कारण अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ स्थिति के में समान दूरी पर प्रेक्षण बिंदु से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात क्या होगा। तो आपको होता है ये होता है आपका मान लीजिए ये है आपका +Q और ये है -Q, और ये आपका द्विध्रुव बन जाता है। तो अक्षीय स्थिति तो होती है इसकी, ये अक्षीय ये स्थिति, और जो लंबवत होती है वो स्थिति बोलते हैं इसको अपन अनुप्रस्थ या फिर निरक्षीय स्थिति। तो इस जो अक्षीय स्थिति होती है उसके लिए तो 2 kPa/r³ और इसके लिए होता है kPa/r³, तो 2:1 इसका आंसर आ जाएगा, 2:1 के रूप में होता है। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के एक एंगस्ट्रॉम की दूरी पर निर्भर करता है, तो निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, यदि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो रखे हुए हैं एक एंगस्ट्रॉम की दूरी पे, तो Q/2A इसका फॉर्मूला लगाना है आपको। Q/2A ये होता है इसकी बीच, तो Q क्या है यहाँ पे आवेश, और 2A क्या है इन दोनों के बीच की दूरी। तो Q 1.6 × 10⁻⁻19 और A है एक एंगस्ट्रॉम, तो एक एंगस्ट्रॉम को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻10 मीटर आएगा। तो इसमें C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा Q/2A के फॉर्मूले लगाने इस पर। ठीक है, अब आता है विद्युत द्विध्रुव पर बलागुण का अधिकतम मान कितना होना चाहिए। अधिकतम मान होने के लिए मतलब आपका P और E के बीच में कोण कितना होना चाहिए। तो आपको पता है टो बराबर क्या होता है, PE sin θ होता है। टो बराबर PE sin θ, तो sin θ की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। थोड़ा मैं इसमें फास्ट बोल रहा हूँ, आपको पता है कि 1000 क्वेश्चन की सीरीज लेने के लिए हम चल रहे हैं, तो आपको क्या है कि धीरे धीरे एकदम मतलब कंसेप्ट तो मैं देखो पूरा बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा टाइम कम ही लेके चल रहे हैं हम एक क्वेश्चन के लिए। इंडिविजुअल लेक्चर हमारे पढ़े हैं, हमारे प्लेलिस्ट पढ़े हैं, तो आप उनको देख सकते हैं, उनमें हम पूरा डिफाइन किया है, एक क्वेश्चन के साथ 2-2 3-3 क्वेश्चन बताए। लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको कोऑपरेट करना होगा, क्योंकि 1000 क्वेश्चन है, वो हम ये तो है ऐसे तो है नहीं 10 क्वेश्चन करा दें पूरे लेक्चर में 20 मिनट में, एक क्वेश्चन के लिए 2
मिनट और फिर 100 लेक्चर बना दिए। तो 100 ऐसा तो है नहीं, 30-40 लेक्चर में अपने को कंप्लीट करना। तो जल्दी से देखते हैं साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो 1 करने के लिए यहाँ पे साइन थीटा की यानी पी आ जाएगा तो मैक्सिमम हो जाएगा। तो 1 करने के लिए क्या आएगा यहाँ पे 90 डिग्री आएगा। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। कितना, डी ऑप्शन। उसके बाद में आता है कि दो आवेश 9e और ई परस्पर 16 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो इनके मध्य आवेश को, तो मैं इसका आपको कंसेप्ट बता देता हूँ, आप कर लेना। बाकी कंसेप्ट इसमें क्या है कि एक तो 9e इलेक्ट्रॉन है और एक ई इलेक्ट्रॉन है। अब ये पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच में आपको दूसरा आवेश कहाँ रखें कि ये किस में आ जाए, संतुलन में आ जाए। तो मैं मान रहा हूँ ये क्यों आवेश है, ये मैंने यहाँ पे रख दिया, ये इससे x दूरी पे है, तो ये क्या है 16 - x दूरी पे होगा, क्योंकि टोटल लेंथ कितनी है 16 आपकी, तो 16 - x। अब क्या है, आपको जो 9e और q के बीच में जो आवेश, जो बल लगेगा, उसको आपको इसके बराबर कर देना है, क्योंकि समान जो समांतर संतुलन की स्थिति होती है वो तभी होगी। तब आपके पास क्या आ जाएगा, क्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें ऑप्शन आप देख लेना, इसमें शायद बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, आंसर इसका बी आएगा। आप एक बार चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आगे जो आता है ना, इसमें एक लंबे सीधे आवेशित तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की, स्टूडेंट क्या है कि मैं यहाँ पे घर पे आया हुआ, तो थोड़ा आपको शोर सुन सकता है। अब मैं अकेले में आ गया हूँ, तब मैं आपको बता देता हूँ। इसमें एक लंबे सीधे आवेशित तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 1/r के साथ परिवर्तन आरेख है। तो चलिए अपन इसको देखते हैं। आपको पता है कि जो ई क्या होता है किसके लिए, सीधे लंबे आवेशित तार के लिए, वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या ये बता रहा हूँ, नहीं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट नहीं होता है, के लैम्डा अपॉन आर होता है, सॉरी के लैम्डा अपॉन आर होता है। तो 1/r यहाँ पे लिखे, तो 1/r की क्या है, समानुपाती है। तो समानुपाती यहाँ पे 1/r और ई का आपको ग्राफ समानुपाती में ये देखने को मिलेगा, तो सीधी लाइन ये आएगी। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। इसके बाद में देखते हैं अपन, हाँ, यूरेनियम 92-238 के अंततः स्थायी नाभिक जो लेड 82-206 में छेदित होने पर आपको प्रक्रम में उत्सर्जित अल्फा और बीटा कणों की संख्या बतानी है। तो अल्फा और बीटा कणों की संख्या लिए अल्फा की वैल्यू क्या होती है, आपको पता हो तो, जो अल्फा की वैल्यू क्या होती है, द्रव्यमान होता है ना, जो परमाणु द्रव्यमान, उसमें डिफरेंस, या फिर मैं चलो इसको ऐसे लिख देता हूँ, अल्फा बराबर डेल्टा ए क्या बता रहा हूँ मैं, द्रव्यमान बटा 4। तो द्रव्यमान में अंतर कितना दिख रहा है आपको, यहाँ पे 238 है, यहाँ पे 206 है, तो अंतर कितना दिख रहा है आपको, 32 और 4 तो 8 आ रहा है। तो 8, तो मतलब 2 ऑप्शन तो कट गए, तो आपको ए और डी में आना चाहिए अब ऑप्शन। अब बीटा की वैल्यू देखते हैं अपन, बीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे आप। बीटा की वैल्यू निकालने के लिए आपको 2 अल्फा माइनस जो क्रमांक में डिफरेंस, तो डेल्टा क्रमांक को यदि मैं, यानी डेल्टा क्रमांक में डिफरेंस आपको समझाने के लिए एक बार लिख देते हैं। तो 2 अल्फा की वैल्यू आई थी 8, यानी 2 × 8 बराबर 16 माइनस परमाणु क्रमांक में अंतर कितना है, 92 और 82 में 10 का है, तो इसमें कितना है, अच्छा आया। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। आगे आता है, निम्न में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो जो गामा और रेज होती हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं। अब अल्फा, बीटा और गामा के बारे में आपको 3 चीज़ें बता दूं। जो अल्फा, बीटा और गामा है ना, इसमें गामा तो होती है न्यूट्रल, अल्फा होती है पॉजिटिव और ये होती है नेगेटिव। मतलब एक तरफ पॉजिटिव है और एक तरफ नेगेटिव है। यदि आपको बीच में से अल्फा रेज गुजारनी है तब तो वो नेगेटिव की तरफ जाएंगे, तब आपको पता चल जाएगा अल्फा है। बीटा के लिए क्या होगा, यदि बीच में से कोई तरंग जा रही है और वो पॉजिटिव की तरफ मुड़ रही है तब वो क्या है, बीटा है, और वो एकदम सीधी निकल रही है तब वो गामा है। तो इस हिसाब से इनका क्या हो जाता है, परीक्षण हो जाता है, टेस्टिंग हो जाती है। प्रतिवर्ती धारा का वर्गमूल, तो आपको पता है IRMS क्या होता है, IRMS होता है I0 बटा √2। तो 1/√2 के क्या होता है, तो इसमें डी ऑप्शन आ जाएगा, शिखर मान। आगे आता है कि इसमें देखो, देखते पता चला आपको ट्रांसफार्मर के बारे में आपके डायरेक्ट एक क्वेश्चन बनता है। मैं क्वेश्चन देखो पढ़ने के अलावा ही आपको आंसर बता दोगे। इसमें क्या आता है, तो इसमें आता है V प्राइमरी बटा V सेकेंडरी बराबर I सेकेंडरी बटा I प्राइमरी, यानी एकदम उल्टा होता है। तो इसमें 1:4 दिया गया है ना, तो उल्टा कर दिया करो आप, B आ जाएगा 4:1, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन यहाँ पे पूरे हो जाते हैं। इतने ही क्वेश्चन किए हैं हमने, ठीक है। तो इसके साथ मैं आपको 1-2 कंसेप्ट और बताता हूँ। चलिए, कंसेप्ट क्या है कि चलिए मैं आपको ब्लैंक पेज ले लेता हूँ एक, वेट, ओके।
तो कंसेप्ट मैं आपको बताऊं, 2-3 कंसेप्ट बताऊंगा। इसमें मैं बताऊंगा आपको जो किरचॉफ का नियम है ना, किरचॉफ का नियम, उसके बारे में। तो किरचॉफ है, उसने आपको पता है 2 नियम दिए, पहला और दूसरा। पहला नियम किस पे होता है? आवेश के संरक्षण पे होता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाता है। किरचॉफ का प्रथम नियम होता है आवेश के संरक्षण पे, और दूसरा नियम किस पे होता है? दूसरा होता है ऊर्जा के संरक्षण के नियम पे। ये पहला तो होता है चार्ज कंजर्वेशन, दूसरा होता है हीट कंजर्वेशन। और जो लेंज का नियम है वो भी उष्मा के संरक्षण के नियम पे ही आधारित होता है। तो आपके 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में से बता रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। और आपकी 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज है, इसमें ये पहला लेक्चर हो गया। सेकंड लेक्चर आपको जल्द से जल्द मिलने वाला है, और इसकी मैंने प्लेलिस्ट में बना दूंगा। अब देखो, आप देख सकते हो 20 मिनट हो गए हैं, तो 20 मिनट में हमने लगभग 30-40 क्वेश्चन कर लिए हैं आराम से। आप काउंट कर लीजिएगा, 30-40 क्वेश्चन कर लिए। तो हर दिन मैं 30-40 क्वेश्चन अगर आपको बताऊं, 30-40 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं एक वीडियो में, तो लगभग आप ज़्यादा भी नहीं तो 25-30 लेक्चर में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, तो आप नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।